मतलब कभी आप सोचते होंगे ना कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत पर 200 सालों तक राज किया। कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारत को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाया था। पता आपको उस समय भारत में मुश्किल से 84-85 हजार अंग्रेज अफसर भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो भारत के 25 से 30 करोड़ लोगों पर शासन करते रहे। वो भी 2-4 साल नहीं, 200 सालों तक। मतलब वो मुट्ठी भर थे वो अंग्रेज, लेकिन कन्याकुमारी से लेकर कराची तक पूरा भारत उनकी मुट्ठी में था। मुट्ठी भर थे वो अंग्रेज, लेकिन उन्होंने भारत को दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। मुट्ठी भर थे वो अंग्रेज, लेकिन पूरे भारत का बेड़ा गर्क करने में वो सफल हो गए। पता है क्यों? क्योंकि उस समय भी भारत के ही कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत की कठपुतलियां बने हुए थे, उन गोरों के गुलाम बने हुए थे जो अंग्रेजों के खिलाफ भारत की लड़ाई को कमजोर कर रहे थे। उन्हीं लोगों के कुछ वंशज 200 साल बाद भारत को एक बार फिर अंग्रेजों का गुलाम बनाने पर तुले हुए हैं। मानसिक गुलामी से आज तक ग्रसित हैं ये लोग। आज भी गोरों को अपना शासक समझते हैं लोग। उनके निशाने पर फिर से भारत का राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी सरकार है। बस फर्क यह है कि अब अंग्रेज सीधे भारत पर शासन नहीं करते हैं, बल्कि भारत में उनकी कठपुतलियां आज भी मौजूद है जो उनके इशारों पर नाचती है, जैसे आज की कठपुतलियों के पूर्वज नाचा करते थे। और जानते हैं इन कठपुतलियों में कुछ राजनीतिक पार्टियों के अलावा कौन कौन शामिल है? ये देखिए, ध्यान से देखिए। सरकारों का इस सुपारी किलर, इसके बारे में आपको बताऊंगा। सीए का विरोध करने वाले, हिजाब का समर्थन करने वाले, दिल्ली में दंगे कराने वाले, खालिस्तान की मांग करने वाले शामिल हैं, बीबीसी का समर्थन करने वाले, हिंडनबर्ग पर शोर मचाने वाले। कैसे भारत को अस्थिर करने के लिए ये उंगलियों में कैसे नचा रहा है, ये देख रहे हैं। इसकी कुंडली खोलूंगा मैं अभी, जिसको आप देख रहे हैं इसकी कुंडली खोलूंगा। लेकिन बीबीसी, सीएनआरसी, डेली राइट, हिंडनबर्ग, दिल्ली दंगा, खालिस्तान, भारत को अस्थिर करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी, ये सरकारों का सुपारी किलर है। भारत को अपना वैचारिक उपनिवेश बनाने पर तुले ऐसे ही एक शख्स का नाम है जॉर्ज सोरोस। दिन भर ये नाम आपने सुना होगा। इसकी कुंडली खोलता हूं आज। जॉर्ज सोरोस अमेरिकन हंगरी मूल का एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। इसको भारत से बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भारत से बड़ी खुन्नस है। ये भारत के बढ़ते कद से बड़ा परेशान है। इसको इंडिया से प्रॉब्लम है, हमसे प्रॉब्लम है, भारतीयों से प्रॉब्लम है, हिंदुस्तानियों से प्रॉब्लम है इसे। ये वो अरबपति, और अपने पैसों के दम पर उसने भारत से राष्ट्रवाद को मिटाने की इसने कसम खाई है। जानते हैं उसने भारत के राष्ट्रवाद, आपके हमारे राष्ट्रवाद, या हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद, आपकी हमारी राष्ट्रवाद की कितनी कीमत लगाई है इस आदमी ने? $1 बिलियन, करीब 8,000 करोड़ रुपए। कहानी समझिए, $100 करोड़ में जॉर्ज सोरोस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के राष्ट्रवाद को यह आदमी खरीदना चाहता है। राष्ट्रवाद विरोधियों को फंड देकर भारत को खंड खंड करना चाहता है यह आदमी। आज हम टुकड़े गैंग के इस अंतरराष्ट्रीय बॉस जॉर्ज सोरोस का पूरा कच्चा चिट्ठा, सरकारों के सुपारी किलर जॉर्ज सोरोस की कठपुतलियों का पूरा सच आपको बताएंगे। आज आपके सामने रखेंगे इस आदमी की पूरी कुंडली। भारत में जॉर्ज सोरोस की जो कठपुतलियां हैं ना, उनकी पहचान से भी आज पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे जॉर्ज सोरोस की कठपुतली बनकर और अपनी आत्मा को नीलाम करके चंद पैसों के लिए भारत की बोली लगाकर ऐसे लोगों को आखिर मिलता क्या है। लेकिन पहले भारत पर जॉर्ज सोरोस के सबसे नए हमले को आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, 92 साल का जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी उद्योगपति है जो खुद शेयर मार्केट के जरिए पैसा लगाते हैं। पैसा कमाने का उनका तरीका कुछ हिंडनबर्ग जैसा ही है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना। जॉर्ज सोरोस कल जर्मनी के म्यूनिक शहर में म्यूनिक सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने पहुंचा और वहां इसने भारत को लेकर जो कहा वो आज पूरे देश को सुनना चाहिए। जॉर्ज सोरोस ने भारत के प्रधानमंत्री और उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने भारत पर हमला करने की कोशिश की है। आप पर, हम पर, हिंदुस्तानियों पर हमला करने की कोशिश की है।
भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक लिंचिंग करने की भी इसने कोशिश की है और भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के अपने पुराने सपने को फिर से दोहराया। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. देखिए, मैं समझ गया, पूरी कहानी समझ चुके होंगे अब तक। ये अडानी बहाना, मोदी ही था असल निशाना। ये हिंडनबर्ग के बहाने भारत को हिलाना चाह रहे थे। ये भारत की आर्थिक लिंचिंग की कोशिश थी, पीछे विदेशी ताकतें थी। पहले भी लग रहा था, अब इस भाई साहब ने कबूल कर लिया। हिंडनबर्ग बहाना, अडानी बहाना, असल टारगेट मोदी, मोदी निशाना। देखिए, हम बार बार कहते हैं, चुनाव आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती हैं, प्रधानमंत्री भी बदलते रहते हैं, लेकिन जब एक विदेशी भारत में बैठी अपनी कठपुतलियों के दम पर सरकार को बदलने और पलटने की धमकी देने लगे ना, लोकतंत्र को चुनौती देने लगे ना, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का दम भरने लगे ना, तो आपको और हमको उसे हिंदुस्तान की ताकत का और उसे उसकी औकात का एहसास कराना बहुत जरूरी हो जाता है। सवाल उठता है कि एक विदेशी की इतनी हिम्मत कैसे हुई? सोरोस ने हिंडनबर्ग, अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कहा, उसकी स्क्रिप्ट आपको बहुत जानी पहचानी लगी होगी। लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र खतरे में। शब्द सुने आपने पहले कभी? लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की बहाली हो जाएगी। सोरोस ने जो कल कहा, वही बात कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां पिछले कुछ दिनों से लगातार कह रही हैं। तो सवाल यह कि भारत के विकास को अटकाने, लटकाने और भटकाने वाली कहानी का असली बॉस कौन है, मतलब असली पटकथा लेखक कौन है? देखिए, जॉर्ज सोरोस के इस बयान पर आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसे भारत पर अटैक बताया। उन्होंने बताया कि यह भारत के खिलाफ एक तरीके का युद्ध है। इसे भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी ताकतों की दखल अंदाजी बताया। आप स्मृति ईरानी की बातें सुनिए, फिर हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर में लोकतंत्र की सुपारी किलिंग करने वाले सोरोस के भारतीय कॉन्ट्रैक्टर्स कौन है। वो चाहते हैं कि उनकी विदेशी व्यवस्था को जो सरकार सहयोग कर दे, ऐसी सरकार हिंदुस्तान में उचित है। नरेंद्र मोदी जी का बार बार और हिंदुस्तानियों का बार बार ये कथन रहा है कि हमारी सरकार हमारे हितों का संरक्षण करेगी, हमारी सरकार हमारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करेगी और हम ह्यूमन सेंट्रिक ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करने वाले देशवासी हैं। लेकिन जॉर्ज सोरोस का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान आप निश्चित रूप से बारीकी से समझें। वो हमारी डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का ऐलान मात्र इसलिए करते हैं ताकि उनके हैंड पिक्ड लोग सरकार चलाएं। देखिए, जॉर्ज सोरोस करेगा, लेकिन किसके दम पर कर रहा है वो? सवाल तो ये ना, टुकड़े टुकड़े गैंग का अंतरराष्ट्रीय बॉस जॉर्ज सोरोस कैसे बन गया, ये हम आपको बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सोरोस जिस भारत को तोड़ने का सपना देख रहा है, उसका कांग्रेस पार्टी से क्या कनेक्शन है। जी हां, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए वो कौन लोग हैं जो जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। भारत जोड़ो कनेक्शन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जॉर्ज सोरोस के बारे में एक ऐसा तथ्य बताते हैं जिसे सुनकर आज आप हैरान रह जाएंगे। 92 साल का जॉर्ज सोरोस दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है। सुनते जाइएगा, बस बड़ी दिलचस्प कहानी है। वो अपनी दौलत के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल दुनिया भर में
राष्ट्रवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने के लिए करता है। इसको राष्ट्रवादी सरकारें नहीं पसंद आती, लेकिन उसके पास इतना पैसा आता कहां से है? जॉर्ज सोरोस का मुख्य काम भी हिंडनबर्ग की तरह शेयरों की शॉर्ट सेलिंग करने का है। साधारण भाषा में कहें तो शॉर्ट सेलिंग करने वाला किसी कंपनी के शेयरों में गिरावट आने पर भारी मुनाफा कमाता है। जॉर्ज सोरोस ने 1992 में, अब यह समझिएगा फैक्ट, जॉर्ज सोरोस ने 1992 में ब्रिटेन के केंद्रीय बैंक ऑफ इंग्लैंड को ऐसे ही तबाह कर दिया था। इससे हुआ यह कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को आज के हिसाब से 3.25 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह आर्थिक लिंचिंग कैसे करते हैं देशों की। और ब्रिटेन में आर्थिक मंदी आ गई थी। जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जो किया, उसे भले ही शेयर मार्केट गलत ना माने, लेकिन ब्रिटेन के लोगों की नजरों में आज भी एक आर्थिक अपराधी है। आपको पता है उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी का शासन था, जिन्हें मोटे तौर पर राष्ट्रवादी माना जाता है। इसको राष्ट्रवादी पार्टियों से बड़ी प्रॉब्लम है, इसको राष्ट्रवाद से दिक्कत है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ जो हुआ, उसके बाद ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और लेबर पार्टी ने सरकार बना ली, जिसे मूल रूप से वामपंथी पार्टी माना जाता है। इसे आप भारत के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर भी समझ सकते हैं। यह एक तरह से ब्रिटेन की आर्थिक लिंचिंग थी, और ब्रिटेन की आर्थिक लिंचिंग करने वाला शख्स आज भारत की आर्थिक लिंचिंग की कोशिश करने वाली एक संस्था के साथ खड़ा है और कह रहा है कि जो हिंडनबर्ग ने किया, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कमजोर होना तय, भारत का कमजोर होना तय, भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूटना तय। लेकिन भारत को कमजोर करने का सपना देखने वाले जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों को भारत में ताकत किन लोगों से मिलती है? इतनी ताकत कहां से मिलती है इन लोगों को? इसे समझने के लिए चलिए अब आपको कुछ तस्वीरें और आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जॉर्ज सोरोस के एनजीओ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सीनियर मैनेजमेंट में शामिल कुछ लोगों की है। देख रहे हैं आप, सोरोस की संस्था के वीपी। जॉर्ज सोरोस का ही ये एनजीओ दुनिया भर में राष्ट्रवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में आगे बढ़ाता है। ये इस एनजीओ के सीनियर मैनेजमेंट में एक नाम है सलिल शेट्टी का। ये जो आप तस्वीर अब देख रहे हैं, सलिल शेट्टी सोरोस की संस्था के वीपी। शेट्टी का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर है, यह सोरोस का खास है। दूसरी तस्वीर तब की है जब सलिल शेट्टी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुआ था। यह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे सलिल शेट्टी, सोरोस के खास, सोरोस के साथी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए 2 तस्वीरें देखिए, आप पूरी कहानी समझ जाएंगे। यह सोरोस के कांग्रेस कनेक्शन की सबसे बड़ी और पहली तस्वीर, सोरोस का साथी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में। देखिए अब 2 तस्वीरें अब आपके सामने दिख गई। एक तरफ सोरोस की संस्था के वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, और वही साथ में राहुल गांधी जी के, वो सोरोस जिसने भारत की आर्थिक लिंचिंग की कसम खा रखी है, वो सोरोस का खास आदमी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कनेक्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। सलिल शेट्टी भारत और भारत की वर्तमान सरकार को लेकर क्या सोच रखते हैं, वो उसका मुआयना आप खुद उनके ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। वहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके द्वारा बरसाया गया प्रेम आपको खुद दिखाई दे जाएगा और पूरा एजेंडा उनका क्लियर है। चलिए अब आपको कांग्रेस, सोरोस के कांग्रेस पार्टी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का सबूत दिखाते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन। भारत में सूचना प्रसारण मंत्रालय में वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने एक ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसके मुताबिक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी अमृत सिंह जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जस्टिस इनिशिएटिव विभाग में सीनियर पद पर रह चुकी हैं। कांग्रेस कनेक्शन पुराना है। दूसरा कनेक्शन, चलिए अब आपको ऐसे ही एक और कनेक्शन के बारे में बताओ, पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा, पूरी कहानी समझ जाएंगे कि कहां से क्यों कैसे क्यों हो रहा है ये सब। देखिए राजीव गांधी फाउंडेशन का नाम आपने जरूर सुना होगा। राजीव गांधी फाउंडेशन सबको पता है, जिसकी चेयरपर्सन कौन है? सोनिया गांधी जी। जिसके ट्रस्टी कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। 2007 से 8 में राजीव गांधी फाउंडेशन की एक पार्टनर संस्था भी है जिसका नाम है ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क। ठीक, राजीव गांधी फाउंडेशन की एक पार्टनर संस्था जिसका नाम है ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क। अब सुनिए तथ्य। इस संस्था को 2014-15 में ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट से 1,20,54,000 रुपए का फंड मिला था, जो जॉर्ज सोरोस की ही एक संस्था है। समझ गए अब आप?
अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि जब ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क ने राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप की थी तब उसे जॉर्ज सोरोस की संस्था से पैसे मिलते थे या नहीं, लेकिन आरजीएफ राजीव गांधी फाउंडेशन की पार्टनर संस्था का सोरोस के साथ रिश्ता दो तस्वीरों के जरिए आपके सामने है। मैंने आपको अब तक 3 सबूत दिखा दिए कांग्रेसी कनेक्शन के। चलिए अब भी आपको अगर सोरोस और कांग्रेस का रिश्ता समझ ना आया हो, आपको कुछ और सबूत चाहिए हो, तो आपको एक और जानकारी दे देते हैं। 1994 में 1994 में उत्तर कोरिया की राजधानी सोल में एक संस्था की स्थापना होती है जिसका नाम है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक। समझ गए? क्या होता है कि सोनिया गांधी को इसका को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी बात है। अब सोचिए इस संस्था को मोटी फंडिंग किससे मिलती थी? बिल्कुल ठीक समझे अब आप, बिल्कुल ठीक आपका जवाब है। अब तो हमें आपको शायद इसका जवाब देने की जरूरत भी नहीं है, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एफडीएल एपी के लिए भी संजीवनी कौन बना? सोरोस। 4 सबूत। 5वां, अब आपको नेहरू गांधी कांग्रेस के खानदानी कनेक्शन का भी जिक्र है। अब कांग्रेस का खानदानी कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के साथ, ये सरकारों का सुपारी किलर। नेहरू गांधी परिवार के साथ सोरोस के एक और रिश्ते के बारे में बताते हैं। हम आपको बता चुके हैं कि जॉर्ज सोरोस अमेरिकन हंगरी मूल के यहूदी कारोबारी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जॉर्ज सोरोस नाजी सेना के अत्याचारों से बचने के लिए हंगरी से भाग गए थे। पूरी कहानी सुनिएगा। जॉर्ज सोरोस की सबसे खास दोस्तों में से एक का नाम था फोरी गांधी, जो इंदिरा गांधी की कजन थी। उनका निकाह नेहरू परिवार के पीके नेहरू से हुआ था। फोरी नेहरू भी यहूदी थी और हंगरी से ही भारत आई थी। सोरोस और फोरी बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे को चिट्ठियां लिखा करते थे। 2009 में जब सोरोस दूसरी बार भारत आए थे तब उन्होंने फोरी नेहरू के चंडीगढ़ स्थित उनके घर पर उनसे मुलाकात भी की थी। 5, अब आप सोचिए नेहरू परिवार की बहू से लेकर गांधी परिवार की बहू तक का कोई ना कोई कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से रहा ही है। ये पूरा चक्र कांग्रेस से रिश्ता क्या कहलाता है? जॉर्ज सोरोस का सारथी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उनका साथी बनता है। अब क्या इसके बाद भी शक की शायद ही कोई गुंजाइश बचती है? देखिए जॉर्ज सोरोस पहली बार 2006 में भारत आया था, इसके बाद 2009 में और 2013 में भी जॉर्ज सोरोस का भारत आना हुआ था। तब तो फेवरेट सरकार थी, मतलब माकूल सरकार थी। तब तो उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमियां उनको नजर नहीं आती थी। तब तो उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने की प्रतिज्ञा तब तो नहीं ली थी। लेकिन फिर ऐसा अचानक क्या हो गया? मोदी से क्या प्रॉब्लम हो गई कि 2014 में मोदी की सरकार आते ही जॉर्ज सोरोस जैसा अरबपति कारोबारी $1 बिलियन में 140 करोड़ लोगों का जमीर खरीदने की कसम खा लेता है? क्या हो गया ऐसा? आपको भी लग रहा हो ना मोदी से क्या प्रॉब्लम है? अब अचानक इंडिया से क्या प्रॉब्लम होने लग गई जॉर्ज सोरोस को? क्या बदल गया? क्या बदला है? अब मैं आपको बताता हूं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। इनके ये पेट में दर्द होता है, भारत कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इंडिया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भी भारत जो है वो दुनिया की बात कर रहा हूं, तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम भारत में स्टार्टअप का। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और अभी आपने देखा अमेरिका, फ्रांस जैसे देश भारत को थैंक यू कह रहे हैं और भारत G20 की मेजबानी भी कर रहा है। पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। यही प्रॉब्लम है और इसी वजह से ये भारत के बढ़ते कदम से परेशान है। वैसे जॉर्ज सोरोस की ही तरह एक दुनिया की सबसे बड़ी संस्था, बड़ी हेज फंड कंपनी ब्रिज वाटर एसोसिएट्स चलाने वाला एक उद्योगपति है रे डेलियो। ठीक, इनके बारे में भी जान लीजिए। अब सोरोस और डेलियो में क्या फर्क है ये देखिए। कल सोरोस ने भारत पर हमला किया, भारत की आर्थिक लिंचिंग करने की कोशिश की और कल ही रे डालियो ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोलते हुए भारत के बारे में कहा है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। इनका बयान सुनाने से पहले एक वैधानिक चेतावनी आपको दे देते हैं। जो भारत की अर्थव्यवस्था को डुबाने की कसम खाए हुए या सपने पाले हुए विघ्न संतोषी लोग हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था को डूबता हुआ देखना चाहते हैं, वो इनको कम से कम ना सुने। एक बार सुना दीजिए भाई इनको। India is the country
from all of the statistics using 10-year growth rates and also just what's apparent, India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation of any country. And I would say, like, if I was going to paint the world, ये है भारत की ताकत, और इसी भारत के बढ़ते कदम से इन लोगों के पेट में दर्द होता है और ये लोग फिर टूल किट तैयार करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम और भारत को नीचा गिराने की कोशिश होती है। लेकिन दुख इस चीज का है, वो जयचंदों का जो बार बार जिक्र किया जाता है, दिक्कत उसी चीज से है। ये तो करेंगे, लेकिन यहां पर भी कुछ लोग इनका साथ देते हैं और चंद पैसे के लिए अपना जमीर और देश को नीलाम करने से भी पीछे नहीं हटते। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।